एक बड़ी खबर आपको लेकिन इस वक्त देने वाला हूं और ये नई चीज पहली बार सामने आई है। पाकिस्तान और चीन के नेक्सस पर, उनकी साजिश पर बहुत बड़ा खुलासा। भारत से जंग के बीच पाकिस्तान की चीन मदद कर रहा था, ये तो सब जानते हैं, वो सारे चीनी हथियार ही चला रहा था, लेकिन किस हद तक चीन उसकी रियल टाइम हेल्प कर रहा था, किस तरह भारत के खिलाफ अपनी ताकत का इस्तेमाल करने दे रहा था उस चीन पाकिस्तान को, इसको लेकर चौंकाने वाले नए खुलासे। इंडियन डिफेंस मिनिस्ट्री के रिसर्च ग्रुप के मुताबिक चीन ने भारत पाकिस्तान के संघर्ष के बीच पाकिस्तान को सैटेलाइट सपोर्ट भी दिया। पहलगाम में 22 अप्रैल को हमले के बाद चीन ने भारत के ऊपर अपने सैटेलाइट कवरेज को बढ़ा दिया। मतलब साफ है कि चीन सैटेलाइट इमेजेस के जरिए पाकिस्तान तक भारत की हर मूवमेंट की जानकारी पहुंचा रहा था। इतना ही नहीं, चीन ने हर तरह से पाकिस्तान की मदद करने की कोशिश की। चीन ने पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम को रीडिप्लॉय किया। जब देखा कि हमारी डिप्लॉयमेंट कैसी है अपने सैटेलाइट से, उसकी मदद, उसी के हिसाब से उसने अपनी एयर डिफेंस की डिप्लॉयमेंट और ऑफेंसिव जो डिप्लॉयमेंट होती है की। साथ ही चीन की तरफ से पाकिस्तान को इंटेलिजेंस सपोर्ट भी दी। चीन ने भारत पाकिस्तान के बीच संघर्ष को अपनी हथियारों का टेस्टिंग ग्राउंड की तरह भी इस्तेमाल किया, लेकिन उसके हथियार और एयर डिफेंस तक से लेकर के उसके फाइटर जेट सब फेल हो गए। लेकिन इस तरह से एक्टिव इन्वॉल्वमेंट था चाइना का, ये पहली बार सामने आया है सर। देखिए सौरभ जी, 82% ऑफ वेपन इक्विपमेंट और चाइनीज़ हैं। जो सबसे बड़ी खुलासा हुआ है, खास करके जब एक्चुअल फेज़ ऑफ ऑपरेशन चल रहा था, जो 7 तारीख की रात के बाद, उन्होंने पूरा का पूरा सैटेलाइट, और उनकी काफ़ी सैटेलाइट हैं। इसके पहले ये भी खबर आई थी कि जो उनकी गाइडेंस सिस्टम है और उनका कम्युनिकेशन सिस्टम है वो भी चाइनीज़ हैं, क्योंकि 82% में वो आते हैं। तो उनकी जो टॉप नॉच सैटेलाइट्स हैं और उनकी सैटेलाइट्स जो मिलिट्री सैटेलाइट्स हैं, उसकी जाल बिछी हुई है। तो उन्होंने उस तरह होम करके पूरे के पूरे 1400 किलोमीटर के अंदर में यदि आपको डालना है तो कितनी ये सैटेलाइट कैपेबिलिटी पाकिस्तान के पास अपनी नहीं है ही नहीं, जीरो है। जीरो। हमारे इसरो का आया था कि हमारे 10 सैटेलाइट लगे थे इसको सपोर्ट करने के लिए। हमारा तो अपना इंडिजिनस है ना। तो इसमें प्रॉब्लम ये आती है जब आप चाइनीज सैटेलाइट, वो सारा ट्रैक होता है, तो अमेरिका को भी पता चल रहा होगा क्या, हमारे सैटेलाइट को ट्रैकिंग नहीं हो सकती, कोई नहीं कर सकता है। तो 10 सैटेलाइट इसरो ने इसके ऑफिशियली जानकारी दी है कि हमारे 10 सैटेलाइट से पूरा कम्युनिकेशन, और हमारे मिलिट्री सैटेलाइट तो इंडिपेंडेंट है, तो हमारे लिए एब्सोल्युटली काम। इससे लेकिन ये साबित हुआ ना कि इस लड़ाई में चाइना न्यूट्रल नहीं था। कहाँ था? देखिए सब उसका टिल्ट तो सबको मालूम है। मैं कह रहा हूँ एक्टिव इन्वॉल्वमेंट टोटल। देखो, इसमें सौरभ की सच्चाई है कि दूध का दूध और पानी का पानी होगा। और चीन बार बार ये कहता रहा कि भाई यस, आपने बताया कि कई लोग ये सोच रहे थे हो सकता चीन खुल के नहीं आएगा, मगर देखो चीन की प्रॉब्लम क्या थी। चीन के तो सारे वेपन टेस्ट हो रहे थे, अगर उसके वेपन फेल हो गए तो उनकी तो मार्केट डाउन हो जाएगी। और हुआ यही, क्योंकि सच्चाई है कि चीन अपनी सैटेलाइट से सारी इंटेलिजेंस भी दे रहा था पाकिस्तान को, मगर जब असली मुठभेड़ हुई भारत और पाकिस्तान के बीच में, तो उसके जो जितने भी हथियार थे, HQ-9, H-16 एयर डिफेंस सिस्टम, वो भी फेल होगा। PL-15 एयर टू एयर मिसाइल थी, वो भी फेल होगी। बाकी जो यंत्र दिए हुए थे उन्होंने एयर डिफेंस के, वो भी फेल हो गए। हुआ क्या कि आज की तारीख में 15 से 17% उनका जो है ऐसे देश हैं जिन्होंने पहले उनके लिए सामान लेने के लिए पैसा भी दे दिया था, कोई 15-20%, वो भी वापस ले रहे। तो ये तो सच्चाई है कि ये तो यही है। अभी सच्चाई है, वापस ले लिया चाइना, वापस ले लिया, एडवांस वापस ले लिया, क्योंकि उनको दिखा है HQ-9 और HQ-16 तो बिल्कुल फ्लॉप हो गए। PL-15 की कहते हैं कि 37% उसको डाउन हुई है, और कम से कम 11 से 12 कंट्रीज ऐसी हैं जिन्होंने पहले PL-15 के लिए कुछ एडवांस दे रखा था, उन्होंने मुकर गए हैं लेने से। ये सच्चाई है इसमें। सौरभ देखिए, ऐसा है, ये जो क्लेम कर रहे थे ना चाइनीज़ और पाकिस्तानी कि इन्होंने हमारे राफेल गिरा दिए, इन्होंने हमारे Su-30 गिरा दिए, भारत ने एक डिकॉय ऑपरेशन किया था। ये मेन पैकेज को लॉन्च करने से पहले हमने अपने डिकॉयज भेजे थे। डिकॉयज क्या होते हैं? हमारे एक टारगेट एयरक्राफ्ट होते हैं जिसका सिग्नेचर तकरीबन आपका राफेल एयरक्राफ्ट जैसा। हाँ, तो इन्होंने क्या किया, उनको एंगेज किया, क्योंकि हम देखना चाहते थे कि क्या करता है। जब उन्होंने एंगेज कर दिया, हमने इनको लॉक किया, उसके बाद हमने नो टारगेट का प्रिसीजन स्ट्राइक किया। पहला पैकेज हमारा डिकॉय था इनको कंफ्यूज करने के लिए, और ये बोल रहे हैं कि साहब हमने इतने जहाज, इनको तो मालूम ही नहीं है कि इनके साथ हुआ क्या है, इनको खुश होने दीजिए। तो मैं सिर्फ एक आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि क्या टैक्टिक्स यूज़ किया गया था, कैसे ये कंफ्यूज हुए,
कैसे इन्होंने 100 मिसाइलें भेजी थी चीन ने PL-15 की 5-6 दिन पहले भेजी थी, ये मेन ऑपरेशन से पहले, ताकि इसको इस्तेमाल किया जा सके J-10 के साथ में। वो डिस्प्ले करी आज सेना ने, गिरी हाँ, कि कहाँ वो गिरी हुई है, मिस फायर हुई है, या जो ये क्लेम कर रहे थे अमेरिका गिरा दिए, उसको वो अमेरिका हमारे स्टडी डिवाइस कर गिराए रहे हैं। इन्होंने। सर मैं एक खबर और ही आपको फिर आपके पास आता हूं बहुत सर। गिरा है। एक और बड़ी जानकारी आपको मैं दे दूं ऑपरेशन सिंदूर पर। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, सीधी भाषा में सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बड़े विस्तार से अब जानकारी दी है। इसमें कुछ नई बातें भी सामने आई हैं। पीआईबी ने बताया है कि पाकिस्तान ने मकरान कोस्ट से भारत पर हमले की कोशिश की थी। मकरान कोस्ट इनका बलूचिस्तान का बिल्कुल सदर्न टिप आप मान लीजिए। लेकिन अलर्ट भारतीय नौसेना ने पाकिस्तान के हर हमले को नाकाम किया। नेवी का रोल बताया जा रहा है। मकरान कोस्ट बलूचिस्तान के दक्षिण में और ईरान बॉर्डर पर है। यहीं से पाकिस्तान मिसाइल हमले की या अपने एयरक्राफ्ट के जरिए हमले की तैयारी में था। लेकिन अरब सागर में भारत की नेवी पहले से मुस्तैद थी। हमारी वहां पर एक्सरसाइज चल रही थी और भारत ने अरब सागर में अपने युद्धपोत भी तैनात किए हुए थे, जिसको करियर बैटल ग्रुप कहा जाता है। और इनमें एयर डिफेंस सिस्टम भी लगे, एयर डिफेंस सिस्टम से युक्त हेलीकॉप्टर्स भी थे और साथ ही MiG-29K ये जहाज थे और अर्ली वार्निंग सिस्टम वाले हेलीकॉप्टर्स, जैसा मैंने आपको बताया। और इसका नतीजा ये हुआ कि उसकी एयरफोर्स का एक अहम हिस्सा जो है वो अपने उसी कोस्ट पर फंसा रह गया। वो उसको यूज नहीं कर पाया क्योंकि हमारी नेवी की पोस्चरिंग इतनी अग्रेसिव थी। जरा सी हलचल हमको पाकिस्तान की तरफ से दिखाई देती तो यहां से हमारी नौसेना भी तैयार थी उसका जवाब देने के लिए। इसके अलावा सर जो उसमें बताया गया है कुछ अहम खूबियां ऑपरेशन सिंदूर की और हमने क्या अचीव किया है उसकी और मैं बात कर रहा हूं सर। तो इसमें कहा गया एक पहली बात तो कि स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंटनेस दिखाई दी है, मतलब हमारी सेनाओं के बीच की जॉइंटनेस और सिनर्जी। दूसरा एक स्ट्रेटेजिक फोरसाइट कि आगे क्या हो सकता है, ये क्या करेगा, उससे पहले हमें इसको कैसे प्रीएम्प्ट कर देना है, तो एक स्ट्रेटेजिक फोरसाइट दिखाई दी। तीसरा मल्टी एजेंसी इंटेलिजेंस लेड ऑपरेशन, मल्टी एजेंसी लेड इंटेलिजेंस, केवल एक संस्था की नहीं, सब जगह से एकत्रित करके, और उससे हमने पहला जो 9 आतंकवादी ठिकानों पर हमला किया था। और इसके अलावा फिर सर सब हर आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, इवन बीएसएफ का रोल बताया गया है। और फिर बताया गया है कि भारत ने पिछले कुछ वर्षों के अंदर जो कुछ इंस्टीट्यूशंस बनाए और अहम बदलाव किए अपने रक्षा तंत्र में, उसका फायदा मिला हमें इस झड़प में। पहला क्रिएशन ऑफ चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, पहले इसी की बात कर लें। और अब बात हो रही है इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड। देखिए सौरभ जी, सीडीएस की पहली बात जब आई थी, विश्व के बहुत सारे बड़े बड़े जो भी मिलिट्री फोर्सेस हैं उनसे सीडीएस का कॉन्सेप्ट था। कारगिल के युद्ध के बाद ये माना गया, सुब्रमण्यम स्वामी ने रिपोर्ट में डाला सीडीएस की, मगर उसका कोई एक्शन नहीं हुआ। 2016 में जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है, तो लाल किले से मैं बैठा था और कवर कर रहा था, तो वहाँ से आवाज़ आई कि सीडीएस की स्थापना होगी। हमारी बातें खुल गई क्योंकि सुब्रमण्यम कमेटी की रिपोर्ट में मैं भी उसमें शामिल था। कारगिल वॉर के बाद, क्योंकि इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है। और देखिए उसके बाद आपने बिपिन रावत को देखा और उसके बाद थिएटराइजेशन उसका मेन इशू था। थिएटराइजेशन का मतलब है कि हमारे तीनों और उसमें एक केवल ये नहीं, जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, जैसे हमारे पानी के अंदर में तटरक्षक दल हैं, उन सब का एक समन्वय करके एक ज्वाइंट रिट्रीब्यूट करना। और पहले हमारी क्या होती थी, हम फ्रंटियर फोर्स कहलाते थे, बॉर्डरों पे लड़ेंगे। उस समय विजन हुआ कि हमारी जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, अभी हम पूरे विश्व की नहीं देख रहे हैं, वो स्टेट ऑफ मलाक्का है, जो कि आप मलाक्का डिलेमा है चाइना का, और इंडियन ओशन रीजन में, और स्टेट ऑफ हार्मोज है जो पैसिफिक में आता है, मैंने पर्शियन गल्फ में आता है। ये दो के बीच में हम अब अपने को फैलाएंगे। और इसमें 5 थिएटर को एक नदन थिएटर है, एक वेस्टर्न थिएटर है, एक ईस्टर्न थिएटर है, और एक मैरीटाइम थिएटर है, और एक एडी का है। अच्छा। मोटे और सेंट्रल हम उसको रखेंगे। अभी हम दिल्ली में बैठते हैं, लखनऊ में हम सेंटर में, एकदम सेंटर में बैठेंगे। तो मोटे तौर पे है, आप जो देखे ये अभी ऑपरेशनल नहीं है, थिएटर कमांड, थिएटर कमांड नहीं है। देखिए बहुत सारी चीजें हैं, लोग धीरे धीरे आएगी। जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है उसका हम ऑपरेशनलाइजेशन मोदी साहब ने किया, अभी जो दुनिया देखी उसके अंदर में एनएसए का होना, सीडीएस का होना, तीनों चीफ, और लगातार, बिल्कुल ठीक, और यही चीज हमको दी है। तो अब ये आपको, ये इसे कहते हैं दूरदर्शिता। आने वाले परिस्थितियों में, आने वाले वक्त में युद्ध कैसा होगा, अगर हुआ तो हमें उसके लिए तैयार रहना है, ना सिर्फ आज के लिए। बहुत शुक्रिया जनरल सिन्हा, जनरल सिवाच, जनरल दत्ता।